मैं देवेंद्र प्रताप सिंह सरस्वती ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सब ने वैदिक गणित के अभी तक के जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में ट्रिक्स सीखी, वर्ग के बारे में ट्रिक्स सीखी, क्यूब करना सीखा, बहुत सी ट्रिक्स सीख चुके हैं। अगर आप हमारे नए दर्शक हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियोस के बारे में देखिए, सीखिए। आज हम सभी वैदिक गणित द्वारा भाग करना सीखेंगे। हमने गुणा वर्ग सब सीख लिया, भाग भी हम वैदिक गणित के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है ना। जिस प्रकार से गुणा की हम लोगों ने बहुत सी ट्रिक्स सीखी, ऊर्ध्वरेभ्याम, निखिलम सूत्र, ठीक उसी प्रकार से वैदिक गणित में भाग की दो ट्रिक्स मुख्यतः होती हैं। एक तो फार्मूला है परावर्त विधि द्वारा भाग और दूसरा है ध्वजांक विधि द्वारा भाग, ठीक है ना। तो जिस प्रकार से हम लोग देखते थे कि जब गुणा करते थे तो निखिलम सूत्र उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई होता था जिनमें संख्याएं आधार के निकटतम होती थी। लेकिन ऊर्ध्वरेभ्याम जब हम अप्लाई करते थे कोई भी संख्या उसकी गुणा कर सकते थे। ठीक उसी प्रकार संख्याओं की भाग में जब परावर्त विधि अपनाएंगे तब यह उन्हीं क्वेश्चंस में अप्लाई हो सकेगी जिसमें जो भाजक है वो आधार के निकटतम होगा, और जो ध्वजांक विधि है वो सभी कोई भी क्वेश्चंस भाग का उसको हम वैदिक गणित की सहायता से कर सकते हैं। जैसे हम लोग गुणा में ऊर्ध्वरेभ्याम की सहायता से क्वेश्चंस को कर सकते थे, कोई भी क्वेश्चंस हो हम ऊर्ध्वरेभ्याम सहायता से उसे कर सकते थे। लेकिन निखिलम सूत्र में संख्याएं आधार के निकटतम होती थी तभी हम गुणा कर सकते थे। तो आइए डिस्कस करते हैं अपने पहले विधि सूत्र परावर्त विधि द्वारा भाग करना संख्याओं का कैसे, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उसके पहले आपको मैं कुछ बातें बता देता हूं परावर्त विधि के बारे में। इसका नाम है परावर्त। इसे परावर्त क्यों कहा गया उसके पीछे भी रीजन है, आइए हम आपको बताते हैं। उसमें इस विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तब उसमें एक परावर्तित अंक का नाम आता है, और उस परावर्तित अंक के कारण ही इस विधि का नाम परावर्त विधि पड़ा। अब परावर्तित अंक क्या होता है इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ कुछ विशेष बातें हैं इस विधि को अप्लाई करते समय, वो जान लीजिए। पहली बात क्या है कि भाजक आधार के निकटतम होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया। दूसरी बात, आधार में जितने शून्य हो भाजक के उतने ही अंक तृतीय खंड में लिख दीजिए। यानी आधार अगर 100 है तो आधार 100 में कितने शून्य है, 2 शून्य है, तो भाजक के उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखिए। नहीं, मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर भाज्य होगा, ठीक है ना। भाज्य के आधार में जितने शून्य होंगे भाज्य के उतने ही अंक तृतीय खंड में लिख दीजिए। तीसरा, शेषफल भाजक से कम नहीं आना चाहिए, कम ही आना चाहिए, ठीक है ना। और चौथा है विचलन निगेटिव अगर होगा तो परावर्तित अंक पॉजिटिव हो जाता है। अब एग्जांपल लेकर के पूरी विधि को समझते हैं। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया 13,385 भाग 131। इसको आप सामान्य विधि से करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वैदिक गणित लगाएंगे तो बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। परावर्त विधि का प्रयोग करना है और इसके उत्तर को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो कुछ चीजें आपको लिखनी होंगी अपने, जो भी आप जिस कॉपी पे लिख रहे होंगे। पहले तो आप भाजक लिखिए, क्या है भाजक, क्या है 131, भाज्य इतना है। उसके बाद आपको आधार लिखना है। आधार किसका लिखना है, जो भाजक हो उसका आधार लिखना है। तो 131 यहां पर भाजक है, इसका आधार कितना है 100, ठीक है। उसके बाद विचरण कितना है 31 है। अब आपको करना क्या है, परावर्तित अंक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो क्या है, अब हम आपको बताते हैं। देखिए जो भी विचलन होगा भाजक का उसके अंकों को आप अलग अलग लिख दीजिए। निगेटिव साइन है तो पॉजिटिव कर दीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दीजिए। यानी विचलन के अंकों को आप लिख दीजिए कॉमा लगा करके, बस उसके साइन को बदल दीजिए, ठीक है ना। यहां पर आप देख रहे हैं 3 और 3 और 1 है, आप देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव है, तो जब परावर्तित अंक लिखेंगे तो -3 -1, या इसको बार 3 बार 1 भी लिख सकते हैं। तो ये है परावर्तित अंक, यानी विचलन के अंकों को आपको उसके साइन को बदल देना है और बीच में कॉमा लगा देना है, यही है परावर्तित अंक। और इन्हीं परावर्तित अंकों के माध्यम से ही हम पूरी भाग की क्रिया को अपनाते हैं, इसी कारण हम इसे परावर्त विधि कहते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, मैथड सीखिए। आइए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाज्य के उतने ही अंक तृतीय खंड में लिख दीजिए। इसमें भी आपको सबसे पहले करना क्या है, 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड।
तृतीय खंड में भाज्य के उतने ही अंक लिख दीजिए जितने की आधार में शून्य है। भाजक के आधार में शून्य है, भाजक का आधार कितना है 100 है, 100 में 2 शून्य है, तो 2 शून्य है, तो भाज्य के 2 अंक, ठीक है ना, दाएं से बाएं लीजिएगा, भाज्य के उतने ही अंक, 2 0 है तो 2 अंक यहां से दाएं से बाएं तृतीय खंड में लिख दीजिए। तो 13,385 हमारा भाज्य है, दाएं से बाएं हमें 2 अंक लेने हैं और तृतीय खंड में लिख देना है, क्योंकि आधार में 2 शून्य है। तो यहां से कितना होगा 85 को यहां लिख दीजिए, ठीक है ना। शेष बचे अंकों को भाज्य के वो मध्य खंड में लिख दीजिए। तो 133 85 हमने तृतीय खंड में लिख दिया और मध्य खंड में बचे हुए अंकों को लिख दिया। उसके बाद आपको जो यहां पर लिखा हुआ इधर प्रथम खंड में आपको सबसे पहले भाजक लिखना है, ये आपका भाजक हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विचलन लिखना है, भाजक का विचलन लिखना है। उसके बाद परावर्तित अंक लिखना है, ठीक है ना, परावर्तित अंक। ये पहले आप करेंगे अपनी कॉपी पर, जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे परावर्तित विधि द्वारा कैसे करेंगे क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, पहला स्टेप आपको 3 खंड बनाने हैं। उसके बाद आपको तृतीय खंड में भाज्य में से उतने ही अंक दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट, उतने ही अंक लिख देना है तृतीय खंड में जितने की आधार में शून्य है। हमारा आधार यहाँ क्या है 100 है, 100 में 2 शून्य है, तो भाज्य के 2 अंक दाएं से बाएं तृतीय खंड में लिख दीजिए। बचे हुए अंक जो भाज्य के हैं वो मध्य खंड में लिख दीजिए, ठीक है। प्रथम खंड में आपको सबसे पहले क्या लिखना है, भाजक लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, विचलन लिखना है, उसके बाद परावर्तित अंक लिखना है। जब आप ये पूरा काम कर लेंगे तब आपको भागफल और शेषफल प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, मध्य खंड का जो पहला अंक होगा, कोई भी सवाल हो, मध्य खंड का पहला अंक आपको यथावत इस लाइन के नीचे उतार देना है। जैसे यहां पर 1 है तो इसको यहां पर आपको उतार देना है 1। मध्य खंड के प्रथम अंक को आपको सबसे पहले यथावत उतार देना, जो भी संख्या दी हुई, ठीक है ना। जैसे यहां पर 1 था तो हमने 1 उतार लिया। अब आपको करना क्या, ध्यान से समझिए, इस अंक की गुणा जो भी उतारने के मिला है, उतारने के बाद इस अंक की गुणा परावर्तित अंकों से करना है, ठीक है ना। इस अंक की गुणा परावर्तित अंकों से गुणा करके आपको जो भी गुणनफल आएगा उसे अन्य बचे हुए अंकों के नीचे लिखना है। देखिए 1 आया है तो 1 की गुणा परावर्तित अंकों से करना है, तो 1 की -3 से गुणा करेंगे कितना आएगा -3, तो -3 को यहां लिखना है अन्य बचे हुए अंकों के नीचे, ठीक है ना। तो 1 गुणे -3 ठीक है ना। फिर 1 गुणे -1 यहां लिखना है। ध्यान दीजिएगा आपको यहां नहीं लिखना है दूसरे परावर्ती अंक से गुणा करने के बाद, उसी के साथ में लिखना है, ठीक है ना। यानी 1 गुणे -3 1 गुणे -1 अब गुणा करने के बाद जो अंक लिख देंगे, अब आपको मध्य खंड के दूसरे अंक को सॉल्व करना है। -3 लिख दिया, अब इनको सॉल्व करना है, यानी जोड़ना है आपको। तो -3 + 3 कितना होगा 0 होगा। अगर यहां पर प्लस होता तो जोड़ देते, तो -3 + 3 0 यहां पर उतार देना है, ठीक है ना। 0 जब उतार देंगे तो उतारने के बाद अब आपको करना क्या है, अब यहां पर आपको सॉल्व नहीं करना है तीसरे पार्ट को, केवल पहले पार्ट को सॉल्व करना है, दूसरे पार्ट को सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व करने के बाद जो भी संख्या आई अब इसकी परावर्तित अंकों से गुणा करना है, ठीक है ना। तो 0 गुणे -3 कितना आएगा, 0 गुणे -3 0 ही आएगा, 0 से किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0 ही आएगा। तो 0 गुणे -3 अब यहां लिखना है, ठीक है ना। यहां नहीं लिखना, ध्यान दीजिएगा आपको 0 गुणे अगले वाले अंक में लिखना है, यानी यहां जो संख्या लिखी होगी उसके आगे जो भी अंक बचे उसके नीचे आपको लिखना है। तो 0 गुणे -3 0, 0 गुणे -1 0, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे पूरा, तो 3 + -1 2 आएगा, यहां पर आपको उतार देना है, ठीक है ना। 3 - 1 2। अब इस अंक की गुणा परावर्तित अंकों से करना है, ठीक है ना। तो 2 गुणे -3 -6, 2 गुणे -1 -2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तृतीय खंड में जो भी अंक आएंगे गुणा करने के बाद उनको आप सॉल्व कर दीजिए सीधे, ठीक है ना। तो 5 में से 2 गया 3, 8 में से 6 गया 2। मैंने आपको बताया कि शेषफल जो है वो भाजक से कम ही आना चाहिए, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि 23 यहाँ शेषफल है। अब आपको बता दें जो मध्य खंड में आंसर आएगा वो होगा भागफल आपका, और जो तृतीय खंड में आंसर आएगा वो होगा आपका शेषफल। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका शेषफल भाजक से ज्यादा आता है तो और प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वो भी हम आपको बताएंगे दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा।
यदि कम आता है तो आपका यही आंसर हो गया, यानी कि 13,385 भाग 131 का जो आंसर है, भागफल है 102 और शेषफल है 23। भागफल है आपका 102, शेषफल है आपका 23, ठीक है ना। तो ये परावर्त विधि थी, ठीक है ना। ये आपका पहला एग्जाम्पल था। ध्यान इस बात का जरूर दीजिएगा, आपको शेषफल जरूर देखना है। वह भाजक से 131 से आप देख रहे हैं 23 कम है, अगर 131 अगर 132 यहां पर आ जाता तो आपकी प्रोसेस और बढ़ती, ठीक है ना। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम समझते हैं और बेहतर ढंग से। जैसे दिया हुआ है 1432 भाग 88, ठीक है ना। तो वही काम करते हैं, भाजक 88 है, विचरण -12 है, आधार 100 है, परावर्तित अंक +1 +2 है। आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। भाजक 88 था, विचरण आपका -12 है, ठीक है ना, और आधार 100 है, और परावर्तित अंक यहां पर अगर निगेटिव है, विचरण निगेटिव आ गया तो परावर्तित अंक क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, +1 +2, ठीक है। आइए पूरा प्रोसेस वही करते हैं। पहले आपको 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, ठीक है ना। यहां पर एक लाइन खींच देना है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि जितने आधार में शून्य होंगे उतने ही अंक भाज्य के दाएं से बाएं तृतीय खंड में लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि आधार क्या है 100, तो 100 के यानी 100 में 2 जीरो है, तो भाज्य के उतने ही अंक तृतीय खंड में लिख दीजिए दाएं से बाएं, तो 32, तो यहां पर आपको 32 लिख देना है। शेष बचे अंकों को मध्य खंड में लिखना है, 14 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम खंड में मैंने आपको बताया कि भाजक, विचरण और परावर्तित अंक। भाजक क्या है 88, ठीक है, और विचरण क्या है -12, परावर्तित अंक क्या हो जाएगा 1 2, माइनस था इसलिए +1 +2, यहां पर क्या था प्लस था इसलिए माइनस लगा दिया था, यहां पर निगेटिव विचरण है इसलिए पॉजिटिव परावर्तित अंक होंगे, ठीक है ना। वही काम इसमें भी आपको करना है। मध्य खंड के पहले अंक को आपको यथावत उतार देना है, यहां पर जब आप उतारेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 की गुणा यहां से करनी है परावर्तित अंकों से, तो 1 एकम 1, 1 दूना 2। आप हमारे हाथों को देखिए कहां पर अंक किस तरह से लिखे जा रहे हैं, आप खुद ही समझ जाएंगे, और आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। तो 1 गुणे 1 1, 1 दूना 2, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए जैसे हमने यहां पर किया था, तो 4 और 1 5, ठीक है। अब 5 की गुणा परावर्तित अंकों से करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था तृतीय खंड में आपको सीधे जोड़ देना, फिर परावर्तित अंकों से कोई गुणा नहीं होगी। अब देखिए 10 2 12 का 2, हासिल का 1, 1 3 4 2 6 5 11। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर बहुत लोग सोच रहे होंगे कि इन्होंने 10 2 12 डायरेक्ट 10 को जोड़ दिया, 2 जीरो नहीं जोड़ा। इसमें आपको ऐसे ही जोड़ना है, ये कंडीशंस हैं इस सूत्र की, यानी जो भी संख्या होगी उसको डायरेक्ट इसमें जोड़ना। अगर यहाँ 35 होता 35 + 2 37 करते, यहां पर आपको ये नहीं करना 2 0, यहां पर कोई संख्या नहीं दी, अलग अलग अंक दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो 2 10 2 12 का 2, हासिल का 1, 1 3 4 2 6 5 11। आप देख रहे हैं कि भागफल 15 आ गया, लेकिन 112 शेष फल आपका भाजक 88 से ज्यादा आ गया। कंडीशन क्या है, शेष फल भाजक से कम ही आना चाहिए, और यहां पर ज्यादा आ गया, तब आपकी एक प्रोसेस बढ़ जाती है। वो प्रोसेस क्या है, अब आपको करना क्या, ध्यान से समझिए। भाजक में जो भी अंक होगा, यानी शेष फल, सॉरी मैं भाजक बोल रहा था, शेष फल में जो भी अंक होंगे उसके सैकड़े के अंक को, ठीक है ना, सैकड़े के अंक को आप यहां उतार दीजिए, +1 यहां कर दीजिए, ठीक है ना। यहां पर 1 उतार दीजिए, ठीक है ना, यहां से 1 को लाना है, यहां पर उतार देना मध्य खंड में। उसके बाद जो भी अंक यहां पर उतारेंगे उसकी परावर्तित अंकों से गुणा करके यहां उतारना है मध्य खंड में, तृतीय खंड में। तो 1 एकम 1, 1 दूना 2। अब आप जोड़िए, यानी कि अगर शेषफल ज्यादा आ जाता है तो उसके शुरुआत के अंकों को, यानी कि जितने भाजक में अंक हो उतने ही अंक रखने हैं, उसके बाद शेष बचे जितने भी अंक होंगे उसको मध्य खंड में उतार देना है। उतारने के बाद उसकी परावर्तित अंकों से गुणा करनी, फिर आपको जोड़ना है फिर से। तो 15 और 1 16 हो गया, ठीक है ना, और 12 12 2 2 4 1 1 2, तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का जो भागफल है ये 16 है, शेषफल 24 है, ठीक है ना। यानी 1432 भाग 88 जब करेंगे तो आपका जो भागफल आएगा 16 आएगा, ये आपका भागफल है, ठीक है ना, भागफल, ठीक है। और ये आपका क्या है, शेषफल है, ठीक है।
ये आपका शेष फल हुआ। तो आपने पूरी प्रोसेस को सीखा। परावर्त विधि का प्रयोग कैसे करेंगे, आप इन कंडीशंस को जरूर ध्यान में रखिए। शेषफल अगर ज्यादा आ जाता है भाजक से तो ये प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। आपके होमवर्क के लिए मैं इस परावर्त विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप जो कि इधर लिखे हुए हैं ब्लैक बोर्ड पे, आप इन्हें करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और अगर आपको कोई दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए, अभी हम लोगों ने ये सीखा कि परावर्त विधि के द्वारा कैसे भाग करते हैं, लेकिन आपने देखा कि उसमें कंडीशंस थी कि जो भाजक है वो आधार के निकटतम होना चाहिए। लेकिन हमने आपको बताया था कि ध्वजांक विधि के द्वारा भी हम भाग कर सकते हैं, और यह विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम कोई भी संख्या उसको वैदिक गणित के द्वारा भाग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और जल्दी। तो आइए हम सभी सीखते हैं ध्वजांक विधि के द्वारा कैसे भाग करते हैं। कुछ बातें हैं इसके बारे में भी, ध्वजांक विधि के बारे में आपको बता देते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ ध्वजांक, ध्वजांक क्यों कहा गया, जैसे उसमें परावर्त था, तो ध्वजांक कहने के पीछे भी कोई रीजन है, भी आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले दो चीजें जान लीजिए। इस विधि का जब हम प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, परावर्त विधि के द्वारा इसमें भी आपको 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, ठीक है ना। उसके बाद आपको भाजक के, आपको बताना चाहेंगे भाजक के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है मुख्यांक और एक होता है ध्वजांक, ठीक है ना। जैसे कोई संख्या दी हुई भाजक है, मान लिया 12, तो 2 अंकों का कोई भी भाजक होगा तो उसमें जो दहाई का अंक होगा उसको हम मुख्यांक कहते हैं, और जो इकाई का अंक होगा उसको क्या कहते हैं, ध्वजांक कहते हैं, ठीक है ना। और अगर 3 अंक का कोई भाजक है, 4 अंक का कोई भाजक है, तो उसमें हम सुविधा के अनुसार ध्वजांक और मुख्यांक का चयन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो भाजक के 2 पार्ट होते हैं, एक मुख्यांक और ध्वजांक, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक तृतीय खंड में आप लिख दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप एग्जाम्पल लेकर ये पूरी बात को समझते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 23,754 भाग 74, ठीक है ना। इसको हम ध्वजांक विधि के द्वारा हल करेंगे। तो आइए, सबसे पहले आपको करना क्या है, पहला स्टेप क्या है, आपको 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रथम खंड में ध्वजांक और मुख्यांक कैसे लिखना है इस पर आप अमल कीजिए, गौर कीजिए। तो भाजक हमारा 74 था, तो इसमें मुख्यांक क्या हो गया, 7 हो गया, और ध्वजांक क्या है, 4 हो गया, ठीक है ना। हमने आपको बताया कि जो दहाई का अंक वो मुख्यांक, और जो इकाई का अंक है उसको क्या कहते हैं, ध्वजांक कहते हैं। इसमें लिखने का तरीका क्या है, प्रथम खंड में मुख्यांक को नीचे लिखा जाएगा, उसकी पावर में आप ध्वजांक को लिखेंगे। ध्वजांक क्या था, 4, तो 7 की पावर 4, ऐसे लिखना है आपको। यानी प्रथम खंड में मुख्यांक की पावर ध्वजांक, इस रूप में आपको लिखना है, ठीक है ना। मुख्यांक क्या है, 7, ध्वजांक क्या है, 4, तो इस तरह से लिखना है। तृतीय खंड में उतने ही अंक लिखने हैं भाज्य के दाएं से बाएं, ठीक है ना। भाज्य के उतने ही अंक तृतीय खंड में लिखेंगे जितने की ध्वजांक में अंक है। ध्वजांक में 4 है, एक ही अंक है, यानी भाज्य से आपको 1 अंक लेना है दाएं से बाएं, और आपको तृतीय खंड में लिख देना है। यहां पर 4 एक अंक है, 1 अंक लिया, 4 यहां पर उतार दिया, ठीक है ना। मध्य खंड में भाज्य के शेष बचे अंकों को उतार देना है, जैसे परावर्तन में करते थे। तो ये पहला प्रोसीजर है। 3 पार्ट आपको बनाने हैं। प्रथम खंड में आपको मुख्यांक की पावर ध्वजांक लिखना है, तृतीय खंड में उतने ही अंक भाज्य से लेने हैं जितने के ध्वजांक में अंक हैं, और मध्य खंड में शेष बचे हुए अंक भाज्य से लिख देने हैं, ठीक है ना। ये पहला प्रोसीजर हो गया। अब आपको करना क्या है, पूरा प्रोसीजर आप समझिए। अब आपको मध्य खंड में से उतने अंक लेने हैं जिससे मुख्यांक का भाग जा सके। यहां पर अगर हम 2 लेंगे तो 2 का 7 से भाग नहीं जाएगा, पूर्णतः नहीं भाग जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम 23 लेते हैं तो भाग चला जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का पहला स्टेप क्या है, आपको मध्य खंड से उतने अंक लेने हैं जितने से मुख्यांक का भाग जा सके, ठीक है ना। तो अब पहला स्टेप क्या है, तो 2 से जाएगा नहीं, तो और भाग किससे करना, ध्यान में आपको रखना है, हमेशा आपको मुख्यांक से ही भाग करना है। मुख्यांक क्या है, 7, मुख्यांक से ही भाग करना है। तो मुख्यांक का भाग हम करेंगे तो 23, 2 से जाएगा नहीं, तो 2 अंक की संख्या लेंगे 23। तो पहला स्टेप क्या है, 23 को मुख्यांक से भाग करेंगे, 23 भाग 7 कितना आएगा, भागफल आएगा आपका कितना, 7 3 21 3, और शेषफल कितना होगा, 2। तो आपको करना क्या है, जो भागफल होगा उसको नीचे उतारना है इस तरह से। 7 को जब 23 से भाग करेंगे इस संख्या से, 7 3 21, जो शेष फल बचेगा 2 बचा, उस शेष फल को लिखने का तरीका देखिए,
उस शेष फल को आपको उस संख्या जिसे भाग दिया है उसके आगे लिख देना, यहां नीचे इस तरह से। आप लिखने के तरीके पर ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए। भागफल को यहां लिखना है और शेष फल को इस तरह से लिखना है आगे, 7 या 21 और 2 बचा शेष फल, इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना। दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको, जो यहाँ पर लिखने के अंक जो आया उसको लिखने के पश्चात जो पूरी संख्या बनी 2 और 7, वो पूरी संख्या देखेंगे तो कितना हुआ 27। तो ये आपका क्या है, नया भाज्य है, ठीक है ना। तो ये पहले भाज्य कितना था 23 था, अब आपका भाज्य कितना है 27। तो ऐसे आप लिख देंगे नया भाज्य 27। अब आपको क्या करना है, उसके बाद नया भाज्य होने के बाद आपको संशोधित भाज्य निकालना है, ठीक है ना। अब संशोधित भाज्य कैसे निकलेगा, संशोधित भाज्य होता है, उसका फॉर्मूला है नया भाज्य माइनस शेष फल गुणे भागफल, भागफल जो यहां आया था, ठीक है ना। तो नया भाज्य कितना 27 माइनस भागफल 3 और शेष फल 4, तो 27 माइनस 12 15 यहां लिख देंगे। फिर संशोधित भाज्य जो आएगा उसकी हम मुख्यांक से भाग करेंगे, तो 15 भाग 7 कितना हुआ, भागफल 2 शेष फल 1। अब जो भागफल आएगा उसको यहां पर लिख देंगे 2 और शेष फल 1 यहां फिर उतार देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले जो अंक लेंगे उससे भाग देंगे, उसके बाद आप संशोधित भाज्य निकालेंगे, फिर संशोधित भाज्य से आपको मुख्यांक का भाग देना है, ठीक है ना। तो आपने भाग दिया, 15 आया था संशोधित भाज्य, तो 15 भाग 7 किया तो भागफल 2 शेष फल 1 यहां लिख देंगे, तो शेष भागफल 2 शेष फल 1। अब नया भाज्य कितना आ गया 15, तो नया भाज्य बराबर 15, ठीक है ना। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य क्या है 15 माइनस नया भाज्य माइनस भागफल गुणे शेष फल, 2 गुणे 4 7 आएगा, ठीक है ना। अब जो संशोधित भाज्य आया उसका मुख्यांक से भाग करेंगे, तो 7 भाग 7 भागफल कितना 1 जो भी आएगा, 7 भाग 7 1 और शेष फल कितना है 0, यहां उतार देंगे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, नया भाज्य कितना हो गया 4, पहले 15 था अब 4, पहले 27 हुआ फिर 15 फिर 4 नया भाज्य। अब संशोधित भाज्य निकालेंगे, संशोधित भाज्य कितना होगा, नया भाज्य माइनस भागफल गुणे शेष फल, तो 4 माइनस 1 गुणे 4 0 आएगा, ठीक है ना। अब 0 आ गया तो क्या करेंगे, 7 को 0 से भाग करें कितना आएगा 0 ही आ जाएगा, तो आपका भागफल आ गया 321 और शेष फल कितना आया 0, ठीक है ना। तो ये है ध्वजांक में। आपको ध्वजांक और मुख्यांक लिखने का तरीका आना चाहिए और संशोधित भाज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तब आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस रहा आपका। एक दूसरा एग्जांपल लेकर के इसको बेहतर ढंग से समझते हैं। जैसे हमारे पास 4 अंकों की कोई संख्या है 1234 भाग 42, ठीक है ना। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है। तो सबसे पहले हमने बताया आपको 2 अंक का अगर भाजक होगा तो उसमें ध्वजांक और मुख्यांक क्या होगा, मुख्यांक होगा दहाइकांक और जो ध्वजांक होगा वो इकाइकांक होगा। तो यहां पर 42 है, तो 42 में दहाइकांक क्या है 4, ये मुख्यांक हो गया। मुख्यांक की पावर ध्वजांक क्या है 2, यहां पर इस तरह से लिख देंगे। जितने ध्वजांक में अंक होंगे उतने ही अंक भाज्य से तृतीय खंड में लिख देंगे। तो 2 एक ही अंक है तो भाज्य का एक अंक इधर लिख दीजिए 4, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, शेष बचे अंक को मध्य खंड में लिख दीजिए 123, ठीक है। अब आपको मध्य खंड से उतनी संख्या लेनी है जितने से मुख्यांक का भाग जा सके, 1 से जाएगा नहीं, 12 से चला जाएगा, 4 3 12, तो भाग दीजिए 4 3 12, शेष फल 0 बचा। यहां पर कुछ बच रहा था लेकिन यहाँ 0 बचता, तो जो भी बचेगा आपको यहाँ उतार देना है। अगले जो संख्या ली भाज्य लिया उसके आगे, 12 लिया था उसके आगे शेष फल जितना बचा 0, 4 3 12 शेष फल 0, तब आपका नया भाज्य क्या आ गया 3 आया। अब संशोधित भाज्य क्या है, फार्मूला लगाएंगे 3 माइनस भागफल गुणे क्या होगा ध्वजांक लिखेंगे, ठीक है ना। मैं यहां पर थोड़ा सा गलत लिख रहा था, यहां पर आपका शेषफल नहीं है ध्वजांक होगा, ठीक है ना, ध्वजांक। तो 3 माइनस 3 दूना 6, 3 माइनस 6 माइनस में आएगा। तब आपको करना है अगर माइनस में कोई संख्या आती है तब आपको पहले फिर आना पड़ेगा, उसको कम बार से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना, माइनस नहीं आना चाहिए। तो 4 दूनी 8, फिर आपको क्या करना है 12, 4 दूनी 8 कितना बचा शेषफल 4, तो जो भी बचेगा आपको यहां उतार देना है, ठीक है ना। 4 दूनी 8 और 4 12, तो 4 शेषफल यहां उतार देंगे। हमने 3 बार क्यों नहीं किया, क्योंकि वहां पर माइनस आ रहा था, घट नहीं रहा था, 0 हुआ था, तो 3 माइनस ये घट नहीं रहा था, ठीक है ना। तो 43 आप घटाएंगे, नया भाज्य माइनस संशोधित भाज्य निकाल ले, संशोधित भाज्य नया भाज्य माइनस भागफल गुणे ध्वजांक,
तो 43 माइनस 2 गुणे 2 4, 43 से 4 गया 39, 39 की 4 से भाग करेंगे, 4 9 36, यहां पर लिख दें 4 9 36, शेष फल 3। अब 34 माइनस 9 गुणे 2 18, 34 में से 18 कितना बचा 16, 16 बचा ना, तो 4 चक्कू 34 में से 18, 9 दूनी 18, 34 में से 18 गया 16 बचा ना, तो 4 चक्कू 16, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया 29, आपका भागफल है और शेषफल कितना है 4। इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही। आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी अपने ध्वजांक विधि के द्वारा भाग करने में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इस पूरी प्रोसेस को बेहतर ढंग से समझते हैं। देखिए, हमने 4 अंकों की कोई संख्या ली है 1234 भाग 42। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 3 खंड बनाने हैं, प्रथम खंड, मध्य खंड और तृतीय खंड, ठीक है। फिर आपको मुख्यांक की पावर ध्वजांक लिखना है। यहाँ पर मुख्यांक हमारा है 4, ध्वजांक है 2। दायिक अंक जो होता है मुख्यांक होता है और इकाई का अंक ध्वजांक होता है। तो 4 की पावर 2, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक भाज्य से आपको तृतीय खंड में लिख देना है। तो 1234 में से एक अंक क्या है 4, शेष बचे अंकों को आपको मध्य खंड में उतार देना है 123। अब आपको मध्य खंड के उतने अंक लेने हैं जितने से मुख्यांक का भाग जा सके। 1 से जाएगा नहीं, इसलिए हम 12 से भाग करते हैं। तो 4 3 12, कितना बचा 0 बचा, तो यहां पर उतार देंगे। अब आप देख रहे हैं कि 3 में से अब ससूचित भाज्य निकालेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, भागफल गुणे ध्वजांक। 3 में से 3 दूना 6 जाए, माइनस आएगा, माइनस हमें नहीं लाना है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको पुनः अपने पहले स्टेप पे आना पड़ेगा, आपको कम बार भाग करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप पहले स्टेप में एक भाग कम कर दीजिए, तब 3 से मत ले जाइए, 2 से करिए। 4 दूनी 8, कितना बचा 4, तो 4 यहां पर उतार देंगे। अब आप देख रहे हैं कि 43 में से 4 घट जाएगा, तो भागफल गुणे ध्वजांक, 43 से 4 गया 39, 4 को 39 से भाग करेंगे, 4 9 36, कितना बचा 3 34, ठीक है ना। फिर 34 में से 9 दूनी 18 गया। अब आपको क्या करना है, 34 माइनस 18, कितना बचा 16। तो आपका जो भागफल है 29 है, ये भागफल हो गया आपका, ठीक है। ये भागफल है और ये शेषफल है। शेषफल 16 है और भागफल 29 है। तो आपने पूरी ध्वजांक विधि को समझा। आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इन्हें करिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।